ओपैम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें से ये एक है डिफरेंशियल गेन। यहाँ पर छोटा सा ओपैम्प बेस्ड सर्किट बनाया हूँ, ठीक है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, ये तो आप सभी लोग देख ही चुके हो। ये V1 है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज। और ये है क्या है, इसका V2 वोल्टेज है, इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज है। आप बाइसिंग वोल्टेज दे सकते हैं प्लस VCC और माइनस VEE, ये है, ठीक है। डिफरेंशियल गेन के बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब वैसे देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प पढ़ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प के अंतर्गत पहला है डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन, तो डिफरेंशियल गेन क्या होता है, जिस गेन से ओपैम्प एम्पलीफायर डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। क्या बोला मैं कि जिस गेन से ओपैम्प एम्पलीफायर डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को ओपैम्प का डिफरेंशियल गेन कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल गेन क्या होता है, अ गेन बाय विच एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द डिफरेंस इनपुट सिग्नल। क्लियर हुआ। जिस गेन से ओपैम्प एम्पलीफायर डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को ओपैम्प का डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, ठीक है। यह V1 इज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एंड V2 इज, जब भी आप डिफरेंशियल गेन की बात करेंगे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में डिफरेंशियल गेन की बात करेंगे, तो ऑलवेज क्या होगा, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल उसके नॉन इन्वर्टिंग और उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ओपैम्प एम्पलीफायर जिस गेन से डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को हम क्या बोलते हैं, ओपैम्प का डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल गेन बोलेंगे तो डिफरेंशियल गेन क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आउटपुट जो वोल्टेज होता है इनपुट सिग्नल के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आउटपुट जो वोल्टेज होता है, इनपुट सिग्नल के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफरेंस क्या होगा, इनपुट सिग्नल है वो डिफरेंस सिग्नल में क्या होंगे, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ V1 माइनस क्या हो जाएंगे, ये V2 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको हम लिखेंगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू क्या हो जाएगा, ये V1 माइनस V2। या फिर इसको और लिख सकते हैं हम, V0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं AD इंटू क्या लिखेंगे, VD। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर और डिफरेंस इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो जिस गेन से ओपैम्प एम्पलीफायर या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन को ओपैम्प का डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, ठीक है। यदि ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज V0 है, ओपैम्प का इनपुट जो वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज V1 है और इसकी इन्वर्टिंग वोल्टेज क्या है, V2 है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V0 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज। फाइनली V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो V0 इक्वल टू AD इंटू क्या हो जाएगा, VD। यहाँ पर AD क्या है, इसका डिफरेंशियल गेन ऑफ ओपैम्प। क्या है, AD है वो डिफरेंशियल गेन ऑफ ओपाम होगा, डिफरेंशियल गेन ऑफ ओपाम हो जाए, डिफरेंशियल गेन ऑफ ओपैम, ठीक है। डिफरेंशियल गेन ऑफ ओपैम होगा, ठीक है। तो AD है उस ओपैम का डिफरेंशियल गेन है, और जिस गेन से वो डिफरेंस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वही उसका डिफरेंशियल गेन है। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंस इनपुट सिग्नल। तो ये हो गया डिफरेंशियल गेन, वह गेन जिस गेन से ओपैम्प एम्पलीफायर इनपुट डिफरेंस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उस गेन का ओपैम्प का क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल गेन बोलते हैं। अब अगला है ओपन लूप गेन, ठीक है। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत ओपैम्प का डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम ओपैम्प के।
ओपन लूप गेन है, ठीक है। तो ओपन लूप गेन क्या होगा, ओपन लूप गेन किसको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप कंडीशन में जो गेन होता है वही क्या कहलाता है, उसका ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप कंडीशन मतलब विदाउट फीडबैक, ठीक है, विदाउट। तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के उसके खुद का जो गेन है वही क्या कहलाता है, उसका ओपन लूप गेन होता है। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल ओपन लूप गेन, आइडियल जो ओपन लूप गेन होता है आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप जो गेन होता है, वो ओपन लूप जो गेन होते हैं वो आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकली क्या होंगे, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना होकर के क्या होता है, फ्रॉम 20,000 टू 2 लाख, 2 लाख के बीच होता है, ठीक है। तो क्या होता है, 20,000 से क्या होता है, ये 2 लाख तक का होता है। ये प्रैक्टिकल ओपन लूप गेन है ना, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपन लूप गेन। अगर मैं आइडियल ओपन लूप गेन की बात करूं तो कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकली जो 741 जो आईसी है, IC 741 ओपैम आईसी है, उसकी प्रैक्टिकल जो ओपन लूप गेन होता है वो क्या होता है, 20,000 से लेकर 2 लाख के बीच होता है। ये गेन है। गेन का मतलब क्या होता है, मतलब जितना गुना वो आउटपुट है वो प्रोवाइड करेंगे वो गेन डिसाइड करता है। इनपुट को वो कितना टाइम्स इंक्रीमेंट करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा वही उसका क्या कहलाता है, गेन। तो कोई भी ओपैम की आइडियल जो गेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल गेन को हम प्रैक्टिकली स्मॉलर करने के लिए हम उसमें फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ओपैम के केस में कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं, निगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, ताकि उसको उसकी गेन को प्रैक्टिकली क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक है। तो कोई भी ओपैम की ओपन लूप गेन को हम AOL से शो कर देते हैं, ओपन लूप गेन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, या फिर ओपैम जो कि आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट गेन होता है, इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनफाइनाइट आउटपुट नहीं दे सकता, बट उसकी गेन क्या होता है, आइडियली इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, 20,000 से लेकर 2 लाख तक होता है। तीसरा है तीसरा उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये हो गया इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट इम्पीडेंस बोलो चाहे इनपुट रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस बोलो चाहे इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इम्पीडेंस बोलो चाहे रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस बोलो चाहे रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पीडेंस बोलो चाहे रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं, हम इसका इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं या फिर इसका इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं आइडियली बात करूं तो कोई भी ओपैम्प की आइडियली जो इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण उस ओपैम्प के इनपुट करंट की वैल्यू, ओपैम्प में इनपुट करंट की जो वैल्यू होता है, इनपुट करंट की वैल्यू क्या होता है, करंट की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ओपैम्प में इनपुट करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट होता है। सो इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओपैम्प इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू दी इनपुट करंट।
आइडियली कोई भी ओपेम का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के कारण आइडियली उस ओपेम के इनपुट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इनपुट करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इनपुट करंट की वैल्यू जीरो होती है। बट प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो प्रैक्टिकली देखें तो फिर इनपुट जो करंट होता है, इनपुट करंट पिको एम्पियर, पिको एम्पियर, पिको एम्पियर से मिली एम्पियर के रेंज में होता है, मिली एम्पियर के रेंज में होता है। तो देखो मैं जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल एज वेल एज आइडियल दोनों एक के साथ बता रहा हूँ। तो अगर आपका प्रैक्टिकल पूछेगा तो प्रैक्टिकल को बस बता देना, आइडियल पूछेगा तो आइडियल को बता देना। तो कोई भी ओप एम्प की आइडियल इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होने के कारण उसके इनपुट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो। क्लियर हुआ। बट प्रैक्टिकली IC741 जो है उसमें फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू है वो पिको एम्पियर से लेकर मिली एम्पियर के रेंज का होता है। दैट मीन्स कंप्लीटली ज़ीरो ना हो करके एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो ये हो गया इसका तीसरा नंबर का करेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के कारण इसमें फ्लो होने वाले इनपुट करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। प्रैक्टिकल केस में इस ओपैम्प सर्किट में इनपुट करंट की वैल्यू पिको एम्पियर से लेकर मिली एम्पियर के रेंज का होता है। अगला करेक्टरिस्टिक्स है हमारा आउटपुट इम्पीडेंस या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट इम्पीडेंस या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करेंट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट का क्या होता है, ये रेशियो होता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करेंट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट का रेशियो होता है, उसी को आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी ओप एम्प की आइडियली, अगर मैं आइडियल केस की बात करूँ, आइडियली आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियली आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियली जो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, आइडियली आउटपुट जो रेजिस्टेंस, आइडियली जो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। बट प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इन रेंज ऑफ ठीक है 10 to 20 किलो ओम, 10 to 20 किलो ओम के आसपास होता है, मतलब कम रहता है, इतना भी नहीं रहेगा, कम रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आइडियल केस याद रख लेना। तो आउटपुट इम्पीडेंस या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दी आउटपुट करेंट। आइडियली कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल रेंज में उसकी वैल्यू 10 से 20 किलो ओम के बीच होता है। ठीक है, तो ये है आपका आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अगला है आपका आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं, बैंडविड्थ ऑफ ओप एम्प। ठीक है, ओप एम्प की बैंडविड्थ की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंडविड्थ को अगर हम जनरल टर्म में देखें तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच एनी डिवाइस या एनी सर्किट गिव्स देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज, जितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक कोई सर्किट अपना डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को देता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ बोला जाता है। तो जैसा कि पता है कि ओप एम्प जो है, ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है, वो डीसी से लेकर, ठीक है,
मतलब डीसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर सेवरल फ्रीक्वेंसी तक के एसी सिग्नल्स को क्या कर सकता है, वो क्या है, ओपैम है। बेसिकली क्या होता है, ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जो डीसी फ्रीक्वेंसी से लेकर सेवरल फ्रीक्वेंसी रेंज की एसी सिग्नल्स को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। सेवरल फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स को क्या कर सकता है, वो एम्पलीफाई कर सकता है। सेवरल फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स को क्या करता है, एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ इज नथिंग बट इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच ओपैम्प सर्किट गिव्स देयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर ओपैम्प अपना डिजायर्ड परफॉर्मेंस को देता है, डिजायर्ड ऑपरेशन, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम उसका क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है वो एक डीसी फ्रीक्वेंसी, डीसी मतलब डीसी सिग्नल मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है, और साथ ही साथ वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी के सेवरल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, वेरी लार्ज, ठीक है, तो वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स को भी क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो डीसी मतलब जीरो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का भी वो क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। तो कोई भी ओपैम्प की आइडियल जो बैंडविड्थ जो होता है, आइडियली बैंडविड्थ की जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो डीसी सिग्नल का भी एम्पलीफाई कर सकता है, साथ साथ सेवरल किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स का भी वो एम्पलीफिकेशन कर सकता है। तो बैंडविड्थ है कोई भी ओपैम्प की आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है। वह डीसी एज वेल एज एसी एम्पलीफायर दोनों की तरह यूज़ होता है। डीसी एम्पलीफायर ही एम्पलीफायर एज वेल एज एसी एम्पलीफायर, डीसी एम्पलीफायर एज वेल एज एसी एम्पलीफायर दोनों की तरह, तो डीसी एज वेल एज एसी दोनों एम्पलीफायर की तरह वो यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रहा उसकी बैंडविड्थ है कोई भी ओपैम्प की। अगला करेक्टरिस्टिक्स है CMRR। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कॉमन मोड कॉमन मोड रिजेक्शन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो ओपैम्प जो होता है, जब हम उस ओपैम्प के दोनों टर्मिनल में मीन्स उसके इन्वर्टिंग और उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सेम एम्पलीट्यूड और सेम पोलैरिटी की जब सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो सेम पोलैरिटी और सेम एम्पलीट्यूड की जो सिग्नल अप्लाई करने पर उस ओपैम्प की आउटपुट सिग्नल क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, आउटपुट सिग्नल की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब हम उसके दोनों इनपुट टर्मिनल पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी की सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इस मोड को हम कॉमन मोड बोलते हैं। और कॉमन मोड के केस में उस एम्पलीफायर से, उस ओपैम्प से जो आउटपुट सिग्नल जो मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। तो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी है, रिजेक्ट करना दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कॉमन सिग्नल के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड ना करना। ठीक है, तो कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम CMRR के द्वारा ही क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन जो है वो किसको बताता है, एबिलिटी ऑफ ओपैम्प एबिलिटी ऑफ ओपैम्प ability of op-amp to reject common mode signal, to reject common mode signal। ठीक, to reject common mode signals। ठीक है, तो कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को कॉमन मोड रिजेक्शन एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आइडियली किसी ओपैम्प के केस में
जब हम उसके दोनों टर्मिनल पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी की सिग्नल अप्लाई करते हैं तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी के लिए उस ऑप एम्प का आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो होना चाहिए दैट मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। तो कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी है उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन एबिलिटी। और इस कॉमन मोड रिजेक्शन एबिलिटी को एक रेशियो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रेशियो को हम क्या होते हैं, CMRR इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन। ठीक है, डिफरेंशियल गेन टू CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ कॉमन मोड गेन डिफरेंशियल गेन टू दी कॉमन मोड गेन। क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये जो रेशियो होता है कोई भी ऑप एम्प की कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को ही बताता है। ठीक है, इस कॉमन मोड रिजेक्शन की जो एबिलिटी है उसको एक रेशियो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं। कॉमन मोड रिजेक्शन जो रेशियो होता है बेसिकली उस ऑप एम्प के डिफरेंशियल गेन और ऑप एम्प के कॉमन मोड गेन का क्या होता है, रेशियो होता है। CMR इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू दी कॉमन मोड गेन। अब जानते हैं हम, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, आप सबको पता है कि कोई भी ऑप एम्प की डिफरेंशियल जो गेन होता है आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो डिफरेंशियल गेन की वैल्यू इनफाइनाइट होने से CMRR की वैल्यू भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। CMRR की वैल्यू भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। तो किसी भी ऑप एम्प की कॉमन मोड रिजेक्शन जो रेशियो होता है वो आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और कॉमन मोड गेन क्या होता है, ज़ीरो। कॉमन मोड गेन क्या होता है, ज़ीरो। तो कॉमन मोड गेन की ज़ीरो है तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोई भी ऑप एम्प की डिफरेंशियल जो गेन AD होता है उस AD की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब AD की वैल्यू को अगर हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो CMRR की वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू किसी ऑप एम्प के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की एबिलिटी को ही हम कॉमन मोड रिजेक्शन एबिलिटी बोलते हैं। और इस कॉमन मोड रिजेक्शन एबिलिटी को ऑप एम्प के लिए एक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह जो रेशियो होता है डिफरेंशियल गेन टू क्या होता है, कॉमन गेन। तो किसी भी ऑप एम्प का डिफरेंशियल जो गेन होता है आइडियली इनफाइनाइट होता है। तो AD की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करने से क्या होगा, CMRR की वैल्यू क्या मिलती है, इनफाइनाइट। तो कॉमन मोड रिजेक्शन जो रेशियो होती है वो क्या होती है, आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल केस के लिए वो 60 dB टू 100 dB के बीच होता है। प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए क्या होता है, ये तो आइडियल है। और प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा, ये 60 dB टू 100 dB। 60 dB टू क्या होता है, 100 dB की रेंज में होता है। ये प्रैक्टिकल ऑप एम्प की क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू है। तो ये रहा, इस वीडियो में हमने ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, इनपुट इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, CMRR का डिफरेंशियल गेन, ये सब चीज़ हमने देखे। ठीक है, तो ये रहा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंडविड्थ भी देखे। तो इस वीडियो में हमने एक साथ किसी भी ऑप एम्प की आइडियल एज वेल एज प्रैक्टिकल हम क्या देखे, आइडियल और प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स की चर्चा की है। ठीक है, डिस्कशन हुआ। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे और एक बार 2 बार देख लेंगे, फिर कहीं पर बुक्स पढ़ लेंगे या फिर मेरे वॉइस को रिकॉर्ड करके कैप्चर करके अपने ऑन वर्ड्स में अगर थ्योरी लिख लेंगे तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए। कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।